साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट दो या दो से ज़्यादा ऐसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स या मोटिव्स होती हैं जो एक साथ सॉल्व नहीं हो सकती। आप कोई भी एक मोटिव चूज़ करें, दूसरे को छोड़ने पे आपको जो एक फ़ियर होगा, एक एंग्शियसनेस होगी, उस चीज़ को भी कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। इसके 3 तरीके से इसे डिवाइड किया जाता है: इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट। सो बेसिकली इंटरपर्सनल इज़ लाइक जब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, आपकी और मेरी बात नहीं मैच कर रही, और या पावर डायनामिक्स गड़बड़ है या कुछ भी। इंट्रापर्सनल अपने अंदर, अपने मन के अंदर ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि दो गोल्स के बीच में हो सकते हैं। आपको एक इंसान से शादी करनी है, पर अगर आप उससे शादी करेंगे तो आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो आपको किसी एक को छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स इंट्रापर्सनल होते हैं। इनके भी काफ़ी डिविजन्स हैं, जैसे कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट्स, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक एक करके आप एक्सप्लेन करिए इन चारों को। ओके, सो अप्रोच ऐसा होता है जिसमें दोनों ऑल्टरनेटिव्स आपके लिए अच्छे हैं। अगर जैसे कहें कि आपके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, दोनों ही बहुत अच्छी कंपनीज़ की हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इतना डिस्ट्रेसिंग नहीं है, बिकॉज अगर आप एक को चूज़ करेंगे तो दूसरा अपने आप वैनिश हो जाएगा, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। लेकिन अगर अप्रोच अवॉइडेंस की हम बात करें, तो ये वही चीज़ है कि अगर आप शादी वाला ही टॉपिक ले लें कि आप एक अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं बट पेरेंट्स अगेंस्ट है, तो आप उस चीज़ को अप्रोच तो करना चाहते हैं, बट अवॉइडेंस इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स से अलग होना पड़ेगा। क्या हम इसमें अप्रोच और अवॉइड की बजाय एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डिज़ायर एंड फियर? क्योंकि अप्रोच का मतलब कि हम अपने किसी गोल को या टारगेट को या किसी डिज़ायर की तरफ जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं उसको। अवॉइड का मतलब हो गया कि हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे कि प्लेजर की तरफ हम जाते हैं, अप्रोच हो गया, और पेन को हम अवॉइड करते हैं, राइट? तो हम इसको डिज़ायर और फियर भी कह सकते हैं, राइट? क्रेविंग एंड एवर्जन भी कह सकते हैं, डिज़ायर और फियर भी कह सकते हैं, अंडरलाइंग अगर हम उसके पीछे का थॉट देखें तो। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट कोई भी ऐसी ही चीज़ों को कहा जाता है जो आप डिज़ायर करते हैं या आपकी नीड्स है या आपके फियर्स से रिलेटेड है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा इन्हीं चीज़ों में होगा आपको। इसके अलावा जो सबसे लास्ट अप्रोच है वो होती है आपकी अवॉइडेंस। इसमें ये है कि आपको दोनों ही चीज़ें चूज़ करने पे, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन जिसे हम कहते हैं, कि कुछ भी आप चूज़ करो आपको घाटा है ही। मतलब अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाए तो आपके 2 हाथ हैं, तो आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि ये वाला कटवाना है, ये वाला कटवाना है, हाँ, तो दोनों ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। हाँ आप दोनों ही नहीं चाहते हो, बट मजबूरी है, तो दोनों में से डॉक्टर तो आकर के कहेगा कि भाई एक को ही हम बचा सकते हैं, व्हाटएवर, तो अब क्या किया जाए, है ना? हाँ, इससे ही रिलेटेड आपके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए इंट्रापर्सनल और अनकॉन्शियस में, क्योंकि ये दोनों ही अंदर हैं दिमाग के। इसमें होता ये अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट आपको पता नहीं होता कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। जैसे हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं कि क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़े या फिर गुस्सा दिखाना गलत चीज़ है। तो कभी अगर बच्चे को गुस्सा भी आता है या फ्रस्ट्रेट होता है वो किसी से, तो वो बता नहीं सकता क्योंकि सोसाइटी ने ये शो कर दिया कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अब वो आपके अंदर है, बट आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्यों, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप क्यों डिस्ट्रेस में हो इतना ज़्यादा, आपको क्यों परेशानी है। तो वो चीज़ अनकॉन्शियस होती है, जो चीज़ कॉन्शियस सप्रेस कर देता है। और फिर डिस्ट्रेस तो है वहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट तो है, बट उसका सल्यूशन नहीं मिल पाता क्योंकि आप सोर्स ही नहीं पता कर पा रहे कि क्या है। ओह, सो व्हाट यू आर सेइंग इज, एक जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो बेसिकली सामने वाले को पता ही नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। हाँ, मान लो एक फीलिंग ऑफ सैडनेस है, फीलिंग ऑफ अनईजीनेस है, या फिर कंफ्यूजन है, बट उसका रीज़न ही नहीं समझ आ रहा है कि क्यों है। हाँ, तो वो अनकॉन्शियस लेवल पे हो गया। और अगर 2 चॉइसेस हैं, साफ नज़र आ रही है, दैट कुड बी रिलेटेड टू अप्रोच और अवॉइडेंस, बट उसको दिख रही है, तो उसको हम बोल सकते हैं एट द कॉन्शियस लेवल, या जिसको इंट्रापर्सनल हम बोल सकते हैं, राइट? अब इसके रूट कॉजेज़ पर अगर हम बात करें तो इसके रूट कॉजेज़ काफ़ी तरीके से हो सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग गलत हो सकती है। एक रीज़न हो सकता है कि आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो उनके बीच में हो सकता है कि आप कुछ चाहते हैं बहुत ज़्यादा और वो आपको नहीं मिल रहा, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण हो सकता है। उसके अलावा फियर्स भी एक कारण हो सकते हैं कि आप किसी चीज़ से दूर भाग रहे हैं बट वो चीज़ आपको भागने नहीं दे रही, या कोई ऐसी सिचुएशन है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट एक कारण हो सकता है। इसके अलावा वैल्यूज़ का एक रीज़न हो सकता है, आपके वैल्यूज़ कुछ और हो, मेरे वैल्यूज़ कुछ और हो, और फिर उसमें क्लैश हो। या आपको लगता है कि मेरे वैल्यूज़ ऐसे हैं बट सामने वाला मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट करता है, बट मेरे लिए करना भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी तक आपने जो भी कुछ कहा है, अगर उसको हमको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना हो, तो 1 इज़ इंटरपर्सनल, यानी 2 लोगों के बीच में। एक हो गया इंट्रापर्सनल, वो है हमारे ही अपने थॉट्स
दो कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट्स के बीच में, या थॉट्स और फीलिंग्स के बीच में, थॉट्स और इमोशंस के बीच में। तीसरा हो गया एट एन अनकॉन्शियस लेवल, कि हमें पता तक नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है। उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई थॉट आ रहा है हमारे माइंड में, कोई फीलिंग जनरेट हो रही है, बट हम चाहते हैं कि वो ना हो, लेकिन हमको यही नहीं पता कि क्यों ना हो, उसका रीज़न हमको नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी चीज़ को देखते एकदम से डर लग रहा है हमको, बट क्यों लग रहा है अगर उससे पूछा जाए तो उसको यही नहीं पता कि क्यों लग रहा है। हो सकता है बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि उसको डर लगता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से या किसी पर्टिकुलर तरह के इंसान से, या फिर मे बी इवन रिलेशनशिप से, कि बचपन में उसके पेरेंट्स के बीच में इतने क्लैशेस हुए, फादर मदर के बीच में, कि अब उस लड़की को या उस लड़के को रिलेशनशिप के नाम से डर लगता है। बट अगर उससे पूछोगे कि आपको इतनी नफरत क्यों है, तो हो सकता है उसके पास में कोई आंसर ही नहीं होगा। तो ये हो गए 3 रीजंस जो अभी आपने डिस्क्राइब करे। इन तीनों रीजंस की रूट क्या है, जड़ क्या है, अगर हमको जड़ को देखना हो, क्या वो अलग अलग है तीनों की या एक ही है? अगर हम देखें तो रूट कॉजेज वही सेम रहते हैं। आप किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट रहे, आपके इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका, आपके फियर्स, आपके डिज़ायर्स, नीड्स, यही रूट कॉजेज रहते हैं, चाहे किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो। सो यू आर सेइंग कि जो रूट कॉज है दैट कुड बी डिज़ायर्स, फियर्स, होप्स, एस्पिरेशंस, ये सब जो होते हैं कहीं ना कहीं, ये जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो सब बेसिकली इन तीनों के ही रूट कॉजेज हैं। और डिज़ायर और फियर भी हम 2 बोल तो रहे हैं, बट एक्चुअल में 2 नहीं है, एक ही है। यानी फियर इज़ द अपोजिट ऑफ डिज़ायर, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हमारे अंदर डर होता है जिससे रिलेटेड डिज़ायर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई अपना है तो उनके साथ रहने का हमारे अंदर डिज़ायर है, इसीलिए उनको खोने का डर है। कोई ऐसा इंसान है जिससे रिलेटेड हमारे अंदर कोई डिज़ायर नहीं है, तो उसको खोने का डर भी नहीं है। तो हमको एक रूट कॉज मिला इन तीनों इश्यूज का, दैट इज डिज़ायर, और वी कैन कॉल इट अ सेल्फ सेंट्रिक डिज़ायर, क्योंकि डिज़ायर इज बाय इट्स वेरी नेचर सेल्फ सेंट्रिक। वो होलिस्टिक तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी कांट परसीव द होल। तो होलिस्टिक डिज़ायर नाम की कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि होलिस्टिक में क्या आया, फिर सिर्फ ये प्लैनेट नहीं आएगा, सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, पूरा का पूरा यूनिवर्स आ जाएगा। तो होल को तो हम कभी परसीव ही नहीं कर सकते, तो होलिस्टिक डिज़ायर हो कैसे सकता है? इम्पॉसिबल। तो अब इसको एक एक करके देखते हैं कि डिज़ायर्स किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। कि जो डिज़ायर है इसके भी हम सेंटर पर आ गए, दैट इज द सेल्फ, द मी दैट इज ऑपरेटिंग, मी विच इज डिफरेंट फ्रॉम यू, which is the root of all conflicts. So, can a person be free from all kinds of conflicts at all levels? That is difficult. We live in a very complex society. आप एक चीज़ से फ्री होगे कुछ और हो जाएगा, फिर दूसरी चीज़ से होगे कुछ तीसरा हो जाएगा। बट अगर आपको पता है कि आपको कैसे रिजॉल्व करना है उससे, या कैसे डील करना है, ये आपको रूट कॉज भी पता है कि ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, और आप डील करने को तैयार हो उससे, तो यू कैन ऑलवेज कम आउट ऑफ इट। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ऐसे सोसाइटी में रहे, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ही ना हो, कोई चूज़ ही ना करना पड़े। हमारी सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, पैसे कमाने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, और क्या कहते हैं, पता नहीं क्या 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 बैलेंस करना है बेसिकली। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अपनी हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में और करियर में बैलेंसिंग करनी है एंड ऑल दैट, राइट? तो अनलिमिटेड तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है? चलो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक हो गए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो एक्सटर्नल को तो पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक अलग अलग लोग रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर इसको आप रूट लेवल पे जाकर के देखेंगे, जो जानवरों में भी आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द डिजायर फॉर सर्वाइवल, द इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जानवरों में क्या है कि किसी भी तरीके से जिंदा रहना है, तो उसके लिए उनको क्या समझ आता है, ये मेरी टेरिटरी है, तो मुझे इस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है। अगर इस टेरिटरी में कोई और आ गया तो जो खाना मिलेगा वो शेयर करना पड़ेगा, तो हो सकता है मैं भूखा मर जाऊंगा। इसलिए जानवर आपस में लड़ते हैं और कई बार एक दूसरे को मार भी देते हैं, मर भी जाते हैं। बट अगर अंडरलाइंग उस सब के पीछे देखा जाए तो कॉज क्या है? द इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल। उसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इंसानों के बीच में, जो वॉर्स होते हैं, जो वॉर्स होती हैं, उन सब की भी जड़ यही है। और वो गलत नहीं कह सकते हम उसको पूरी तरह से, क्योंकि हमारी अपनी एक टेरिटरी है, हमारी अपनी एक कंट्री है। इस कंट्री में अगर कोई अंदर घुसेगा और उसको नहीं रोका गया तो कल वो पूरी कंट्री पर कब्जा कर लेगा। बिल्कुल ऐसा है कि हमारा अपना एक घर है, हमारे घर में अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो हम उसको रोकेंगे, जैसे ही रोकेंगे कॉन्फ्लिक्ट शुरू, बिकॉज वो रुकना नहीं चाहता है। तो एक है कॉन्फ्लिक्ट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड विच कांट बी अवॉइडेड। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रोड पे जा रहे हो, कोई आपको अटैक करने के लिए आएगा, तो उस वक्त क्या कहोगे कि नहीं मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए? वो कहेगा मुझे आपका पर्स चाहिए,
या आपकी चेंज चाहिए, वॉट एवर इट इज, द मोमेंट यू रेजिस्ट तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो गया. सो द पॉइंट दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि बाहर हमको कई बार स्टैंड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप बेसिकली क्या होती है, एक पार्टनरशिप की तरह होती है, जहाँ पे म्यूचुअली दोनों एग्री करते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, जो फ्यूचर में कोई भी वायलेट करता है दोनों में से एक भी, तो दूसरे को उसको रियलाइज कराना पड़ता है कि देखो ये गड़बड़ हो रही है इस रिलेशनशिप में. इसके ऊपर हमने बात करी थी कि हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, तो वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी. द मोमेंट यू टॉक टू द अदर पर्सन, तो एक तरीके से आप उसकी टेरिटरी में एंटर कर रहे हो, क्योंकि वो कुछ कर रहा है, या तो आप उसको रोक रहे हो या खुद कुछ ऐसा करना चाहते हो जो उसने आपके लिए टेरिटरी बनाई है उसको तोड़ करके बाहर निकलना चाहते हो. सो द मोमेंट यू डू दैट, देयर इज बाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, बाहर तो कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे ही, बिटवीन टू पीपल, between two groups, between two religions, between two nationalities, between two ideologies, two beliefs, वहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे ही रहेंगे. बट द पॉइंट इज, बाहर चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई बार आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपनी वाइफ के अगेंस्ट, अपने इन लॉज के अगेंस्ट, अपने फ्रेंड्स के अगेंस्ट, अपनी कंपनी के अगेंस्ट, इस सिस्टम के अगेंस्ट, मे बी गवर्नमेंट के अगेंस्ट. आपको कभी कभी स्टैंड लेना ही पड़ेगा, जहां भी कुछ आपको गलत होता हुआ दिखेगा या आपको ऐसा लगेगा कुछ भी अनफेयर हो रहा है आपके साथ या आपके ग्रुप के साथ या आपकी कम्युनिटी के साथ, या जिसके लिए आप केयर करते हो, या जिसके लिए भी आप केयर करते हो, या जिससे भी आप आइडेंटिफाइड हो उसके साथ में. तो द मोमेंट यू टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट यू फील इज राइट, तो वहां पे क्लैश हो जाएगा. तो वो तो हो गया बाहर की दुनिया में जो क्लैश होना है. बट उनके सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं थ्रू कॉपरेशन एंड कम्युनिकेशन and understanding the other's point of view to agree with everybody. बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमेशा, क्योंकि अगर अब हम दुनिया को बारीकी से ऑब्जर्व करें, स्पेशली सोशल मीडिया कितने ज़्यादा पेनिट्रेट करने के बाद में, तो रेडिकलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है. बेसिकली पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है उसके पीछे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करती चली जा रही है. एक इंसान के माइंड में एक अलग दुनिया है, दूसरे इंसान के माइंड में एक अलग दुनिया है. उसको लगता है ये सही है, तो उसको उसी तरह का कंटेंट दिखाया जाता है, क्योंकि वो वही देखना चाहता है, तो वो एक लूप बन जाता है. जितना वो देखता है उसको और वो दिखाया जाता है, जितना वो और देखता है उसको लगता है पूरी दुनिया में यही हो रहा है, और उसको ये लगने लग जाता है कि पूरी दुनिया यही मानती है जो मैं मानता हूँ. और दूसरी तरफ उसका एक और अपोजिट ग्रुप है जो कुछ और ही मानता है. तो यहाँ पर तो दो जगह पे क्लैशेस होने ही होने हैं, इनएविटेबल है बाहर की दुनिया में. तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बाहर चाहे क्लैश हो या ना हो, अंदर कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट से फ्री हो. क्योंकि अगर अंदर हमारे कॉन्फ्लिक्ट है और बाहर भी कॉन्फ्लिक्ट है, तब वो इंसान पूरी तरह से फंस गया है. वो डील ही नहीं कर सकता उस सिचुएशन से. बट द पॉइंट इज, अगर अंदर हमारे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो हम बड़े से बड़े कॉन्फ्लिक्ट से भी बड़ी आसानी से बाहर आ सकते हैं या डील कर सकते हैं बाहर की दुनिया में. और एक बार को अगर हम बाहर की दुनिया को छोड़ भी दें, तो अंदर अगर हम पीसफुल हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, हैप्पीनेस, ब्लिस, पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन, माइंड के इसके आसपास कहीं हम पहुंच सकते हैं. तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप माइंड के चार्टर को थोड़ा कम कर दो, जिसे हम कहते हैं, और थोड़ा शांत से, ताकि मतलब बहुत बार ऐसे मैंने गुरुज को और मोटिवेशनल स्पीकर्स और ऐसे लोगों को भी सुना कि आप माइंड के चार्टर को बंद कर दो, विच इज़ नॉट इम्पॉसिबल डायरेक्टली, बट हाँ आप काफ़ी कम कर सकते हो. अभी जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो ना, कि हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली चैटरिंग चलती रहती है, एक शोर है बहुत ज़्यादा. कोई भी अगर अपने अंदर झांक करके देखेगा ना, अपनी ब्रेन के अंदर, तो उसको नज़र आ जाएगा. कोई इंसान थोड़ा सा भी अवेयर है तो वो झांक करके देखेगा, तो अंदर उसको बहुत तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी. एक आवाज़ कुछ और कह रही होगी, जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे अंदर की आवाज़. तो अंदर ये मत समझो कि एक आवाज़ है, अंदर बहुत तरह की आवाज़ें हैं, और उन सब आवाज़ों की आपस में लड़ाई हो रही है. अंदर एक पूरी की पूरी महाभारत चल रही है. अपनी थॉट्स पे लोग सोचते बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सोचो प्रॉब्लम बन जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? इज देयर अ वे जिससे कि हम ये जो अंदर ये जो कांस्टेंट शोर चलता रहता है, कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम जब चाहें, जहां चाहें वहीं पर, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर जगह पर जा करके कुछ दिन के लिए बड़ा अच्छा फील हो रहा है, हिल स्टेशन पे आ गए हैं, फिर वापस आए तो वापस वहीं के वहीं. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ जब भी जहाँ भी आपके हाथ में पूरा कंट्रोल, कि आप जब चाहे इस चैटर को बंद कर सको, यानी एक थॉटलेस स्टेट में जा सको, अ स्टेट विच इज़ फ्री फ्रॉम थॉट,
एंड जब चाहे आप वापस से एक थॉटफुल स्टेट में जा सको, यानी थॉट का कंट्रोल आपके ऊपर हो। फुल्ली थॉटलेस उसमें शायद जाना हर किसी के लिए पॉसिबल ना हो, बट काफ़ी उस चैटर को कम करना पॉसिबल है। लोग इसके लिए बहुत माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें होती है, मेडिटेशन होती है। आपने कभी प्रैक्टिकली कोई मेडिटेशन करी है? हाँ, मैं मेडिटेट करती तो हूँ। उसके बाद में क्या अंदर जो चैटरिंग होती है वो बढ़ जाती है और कम हो जाती है? मेरे साथ यूजुअली ऐसा होता है कि मैं मेडिटेशन के बाद सोने वाले उसमें आ जाती हूँ, बिकॉज माइंड इतना शांत हो जाता है कि फिर आप रिलैक्स हो जाते हो बिल्कुल। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। ऐसा जो आपके साथ होता है ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि मेडिटेशन कर रहे होते हैं और एकदम से झपकियाँ आती है, नींद आती है और क्योंकि माइंड इंसान सो ही रिलैक्स हो जाता गया। है। राइट, बट क्या माइंड को रिलैक्स करना सोल्यूशन है? क्या उससे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं जो अभी आप कह रहे हो। हम क्या सोचते हैं इसका सोल्यूशन क्या है कि माइंड को रिलैक्स कर दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि दैट इज बेसिकली अ टेम्पररी एस्केप। जैसे गहरी नींद में होता है, सब कुछ रुक जाता है, जैसा पीने के बाद में होता है, ड्रिंक करने के बाद में होता है। इसीलिए तो लोग ड्रिंक करते हैं, बट वो कुछ देर के लिए है। दैट इज जस्ट अ टेम्पररी स्टेट जिसको हम इंड्यूस कर रहे हैं किसी एक्टिविटी के थ्रू, किसी एक्शन के थ्रू, जो कुछ देर तक तो रहेगी, उसके बाद में फिर बैक टू वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की जड़ तो वहीं के वहीं है ना। कॉन्फ्लिक्ट की जड़ क्या है? दो। जहां भी दो रहेंगे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ना। जैसे आप अपने ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, आपको मैंने दो जॉब्स हैं जो बहुत अट्रैक्टिव जॉब ऑफर्स हैं, ये आपको बाहर में किसी से वो नहीं करना, बट कॉन्फ्लिक्ट ये है कि कौन सा चूज़ करूँ उन दोनों में से। पैकेज भी सेम है, उनकी रेपुटेशन भी सेम है, एक थोड़ा सा पास है, एक थोड़ा सा दूर है, बट आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज आपके पास कार है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब दोनों ही चीज़ आपके अंदर है, तो वैसे में ये तो बहुत सिंपल से। हाँ, तो अब आप ये सोचो, अभी जो आपने जॉब की बात करी वहाँ पे हम किसी पर्सन को भी लगा सकते हैं जॉब को हटा करके। मानो दो लोग हैं, उसमें से एक को चूज़ करना है, अब किसको चूज़ करें? दोनों के अपने प्लस माइनस हैं। ऐसे ही लाइफ में कोई भी आप डिसीजन लोगे, हर डिसीजन के अपने प्लस माइनस हैं। बट मैं क्या कह रहा हूँ, वो इतना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह से अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये गलत फहमी है, आपको मतलब किसको? आपकी ईगो को, कि मुझे पता है कि सही डिसीजन क्या है, तो आप फंस गए। क्योंकि आपको एक्चुअल में नहीं पता है। डू यू नो इट फॉर श्योर कि ये दो लोग हैं, इन दोनों में से कौन आपके लिए अच्छा होने वाला है फ्यूचर में? बट एक्चुअल में जब शादी करोगे तब असलियत में समझ आएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो वो तो फ्यूचर में है, फ्यूचर इज इन दी अननोन। तो अगर ईगो अपनी लिमिटेशन को देख ले, व्हाट इज ईगो? अ थॉट अबाउट माई सेल्फ। मैं, मेरा, मेरे, यही तो है ना ईगो। थॉट्स रिलेटेड टू दिस। अगर ईगो इसकी लिमिटेशन को देख ले कि इस सब का ग्राउंड क्या है? लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड एक्सपीरियंस, उसके बेस पे जब मैं एक्शन लूंगा, चाहे कोई भी एक्शन हो, कैसा भी एक्शन हो, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट विच इज फ्रेगमेंटेड, विच इज आइसोलेटेड, विच इज लिमिटेड, सो दैट एक्शन इज गोइंग टू बी लिमिटेड। तो उसका जो आउटकम आएगा दैट विल ऑल्सो बी लिमिटेड। तो व्हाट डज दैट मीन? आई एम नॉट इन कंट्रोल। लेकिन ये सुनते ही एक इंसान घबरा जाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत करेज चाहिए। बिकॉज वंस यू आर नॉट इन कंट्रोल, तो हमारे अंदर फियर ट्रिगर हो जाता है। वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द ईगो। ईगो वॉन्ट्स टू बी इन कंट्रोल, बट इन रियलिटी ईगो इज नेवर इन कंट्रोल। आप देख रहे हो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम जड़ में जा रहे हैं, ऊपर ऊपर लेवल पर नहीं। अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके रूट में जा रहे हैं कि रियलिटी क्या है और हम चाहते क्या हैं। आप चाहते क्या हो? यू वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बट रियलिटी क्या है? यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और अभी कोविड ने तो ये बड़े अच्छे तरीके से पूरी दुनिया को दिखा दिया है। जो भी समझता था कि मैं ये हूं, मैं वो, सबका मैं एक सेकंड में धरा का धरा रह गया। सो व्हाट आई एम सेइंग इज वी आर नॉट इन कंट्रोल। आई एम नॉट इन कंट्रोल, यू आर नॉट इन कंट्रोल, बट वी वॉन्ट टू बी इन कंट्रोल। दो क्रिएट हो गए ना। ये है जड़ कॉन्फ्लिक्ट की। व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज। रियलिटी को हम कभी देखते ही नहीं है। मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? सर आप मुझे ये बताओ, मेरे माइंड में कंफ्यूजन है, दो डिसीजंस हैं, इन दोनों में से मैं कौन सा चूज करूं? मैं कहूंगा भाई मुझे नहीं पता। और सच ये है कि तुझे भी नहीं पता, और पता लग भी नहीं सकता जब तक तू वो डिसीजन नहीं लेगा। That is true. इसीलिए आज से हजारों साल पहले भगवत गीता में क्या लिखा गया था? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। उसके पीछे एक रीजन है, लोगों ने उसका मतलब ही नहीं समझा कभी डीपली।
समझने की कोशिश नहीं करी कि क्या कहा जा रहा है, किस लेवल से क्या बात करी जा रही है। मतलब आपका कंट्रोल सिर्फ यहां तक है कि आप क्या डिसीजन लेते हो और क्या नहीं लेते, दैट्स इट। आउटकम आपके ऊपर नहीं है, आउटकम आपके हाथ में है ही नहीं, इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। इफ द ईगो सीज इट एज अ फैक्ट, और फिर जो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास में आ रही है उसके बेस पे आप एक एक्शन ले रहे हो, ये जानते हो कि ये लिमिटेड है और इसका आउटकम भी लिमिटेड ही आने वाला है। लिमिटेड मतलब क्या, जो भी सोच रहे हो उससे अलग आने वाला है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो अनलिमिटेड है। आप तो कुछ भी सोच सकते हो ना, इमेजिनेशन की तो कोई लिमिट है ही नहीं, बट आउटकम उससे अलग आएगा जैसा भी आप सोच रहे हो। तो फिर आप क्या करोगे, दो जो चॉइसेस हैं उसमें से मे बी एक पेपर लेकर के उसमें बीच में लाइन खींच करके एक डिसीजन लोगे, बट यू विल नॉट बी श्योर अबाउट द आउटकम। इन अदर वर्ड्स, यू विल नॉट एक्सपेक्ट about the outcome as per your own desires or fears for that matter. In this way you can be free from all kinds of expectations. It is a big part of conflict actually, the expectations, you know, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, या ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, या the expectation part। ध्यान से समझो ये expectations क्या है, जिसको हम expectations बोलते हैं। एक है reality, यानी what is, जो जैसा है सो है इस दुनिया में। अब बिल्ली चूहे को खाती है, आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, उससे इस यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज अ फैक्ट। तो अगर फैक्ट से हमको डर लगता है तो अब हमें कौन बचाएगा? ये जड़ है सारी की सारी प्रॉब्लम की। वी आर नॉट लुकिंग एट थिंग्स एज दे एक्चुअली आर। क्या है जो हमारे कंट्रोल में है और क्या है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम दोनों को आराम से देख लें, बाइफरकेट करके स्टेप बाय स्टेप, और समझ जाएं कि जो भी हमारे कंट्रोल में है वो एक्चुअल में हमारे कंट्रोल में नहीं है, कल क्या होने वाला है वही हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर इस फैक्ट को हम देख ले, एंड इफ यू आर ओके विद इट डीप डाउन कि जैसा है सो है, एंड वी आर नॉट जस्ट सेइंग इट, वी आर लिविंग लाइक दैट, देन वी आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एट ऑल लेवल्स। इस सबसे फ्री होने का मतलब क्या है? जो जैसा है उसको एज इट इज देख लिया, उसको बदलने के बारे में नहीं सोचा, एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। बिकॉज एक्सेप्ट करने में क्या आ जाता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना, हो सकता है हमें बुरा भी लगेगा, हम रोएंगे भी। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस हियर। एक हो गया एक्सेप्टेंस, एक हो गया डिनायल, एक हो गया अप्रोच, एक हो गया अवॉइडेंस। मैं क्या कह रहा हूं, एज इट इज देखो, जो भी हो रहा है तो चीजें बड़ी सिंपल हो जाती है। जब भी आप मैं को अलग कर देते हो ना, जो सारी चीजें ऐसे चल रही हैं, बस मैं नहीं हूं उसमें। नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज मैं तो रहेगा, मैं अलग नहीं कर सकते आप, बिकॉज अलग करोगे फिर दो क्रिएट हो जाएंगे, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये भी बहुत लोग कोशिश करते हैं कि अनबायस्ड होकर के एज अ थर्ड पर्सन बैठ करके अपने थॉट्स को देखना, उससे क्या हो जाएगा? यू आर आइडेंटिफाइड डीप विद इन, यू आर दैट, माइनस योर थॉट, वेयर आर यू, व्हाट आर यू? You are nothing but a bundle of experiences, memories and your thoughts put together. तो आप उससे डिटैच कैसे हो जाओगे? डिटैच होते ही चीज़ें ही डिजॉल्व हो जाएंगी। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट हियर और अटैचमेंट, बिकॉज हमारा माइंड ना ऐसे ही सोचता है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द माइंड। अपोजिट्स में चलता है, राइट एंड रॉन्ग, अच्छा और बुरा, पेन एंड प्लेजर, अटैचमेंट डिटैचमेंट, पकड़ना है या छोड़ना है। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कोई अलग बात कर रहा हूँ, अगर उसको हम ध्यान से समझ पा रहे हैं कि जो जैसा है सो है, ना उसको एक्सेप्ट करना है ना उसको डिनाई करना है, जो है सो है। एक एग्जांपल देता हूं बड़ा सिंपल सा। हमारे माइंड में कोई भी कैसे भी थॉट्स आ सकते हैं, क्या ये फैक्ट है या इल्यूजन है? That is a fact. इट्स अ फैक्ट। बट क्या हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या हम जज करते हैं इमीडिएटली उन थॉट्स को कि ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, अच्छे हैं तो ये बार बार आने चाहिए, ये बुरे हैं तो ये नहीं आने चाहिए, ये प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड है, फिर भी ये थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब मैं बुरा इंसान हूं। तो यहां से गिल्ट पैदा हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं, उन थॉट्स को ना एक्सेप्ट करना है ना उन थॉट्स पर एक्ट करना है। क्या करना है? सिर्फ देख लेना है कि हाँ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है, किसी को प्यास लग रही है तो पानी चाहिए, तो क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ भी नहीं कर सकते। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, अब क्या करोगे? यू कांट डू एनीथिंग। तो चीज़ें सिंप्लीफाइड हो गई ना।
ऐसे करके हमने इसको बड़े आराम से समझ लिया कि ये क्या होती है, इम्पल्सेस क्या होती है, ये उठती रहती है, दैट इज़ ओके। तो सर अगर मतलब इसको मैं एक समराइज उसमें डालूँ तो ये है कि जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपकी हैं, वो आप उन्हें आने दो, जैसे हैं वैसे देखो और फिर उन्हें जाने दो, जैसे आए हैं वैसे ही जाने दो, बस देख लो, समझ लो। और देखो यहाँ पर भी एक सेंस ऑफ कंट्रोल आ गया ना, बिकॉज यू वांट टू बी इन कंट्रोल। व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक ऐसी स्टेट आ जाए जहाँ पर ना हम एक ऑब्जर्वर की तरह बस बैठे रहें, थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगेन आप चाहते हो कि ऐसा हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चाहे चाहो या ना चाहो, ऐसा ही होता है। आपके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपल्सेस आती हैं और चली जाती है, पेन और प्लेजर आता है और चला जाता है। देख लो अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, सिर्फ अपना ही नहीं, किसी भी इंसान का देख लो। थॉट्स आते हैं, चले जाते हैं, फीलिंग्स इमोशंस आती हैं, चली जाती हैं। एक्शंस बाय इट्स वेरी नेचर लिमिटेड होते हैं, मतलब गलती की पॉसिबिलिटी वहां पर रहती है। बड़े से बड़ा क्रिकेटर भी जीरो पे आउट हो जाता है, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस में फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, गलती किसी से भी हो सकती है। आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा ज्ञानी हो और आपसे गलती नहीं हो सकती। मोर इंफॉर्मेशन डज नॉट मीन मोर एक्यूरेसी। परफेक्ट नहीं हो सकता, हर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल। परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज कंडीशंस तो अप्लाई करेंगे ही ना वहाँ पर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम इस ईगो के सच को देख लेते हैं, इसको ट्रेस डाउन करके एट द वेरी रूट हम देख लेते हैं कि जो ईगो है ये एक्चुअल में सच नहीं है, ये झूठ है जो हमारे माइंड में प्लांट कर दिया गया है। सबके माइंड में बचपन में ही, जब वो बच्चा 1-2 साल का होता है तब उसके माइंड में प्लांट कर दिया जाता है, मानो लड़का है तो तू पप्पू है और लड़की है तो तू पिंकी है, व्हाटएवर। तो अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया है उस नाम से, और वो जो भी सोच रहा है, जो भी सोच रही है, उस सबका सेंटर पॉइंट क्या है, पप्पू और पिंकी। तो उसको इसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। द मोमेंट दैट पर्सन स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग दिस, द वेरी रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो वो इसके झूठ को देख लेता है कि ये सच नहीं है। पप्पू मतलब क्या, एक बॉडी, क्या वो बॉडी के लेवल पर किसी दूसरी बॉडी से अलग है, अपीयरेंस वाइज अलग है, बट क्या फंडामेंटली एट द लेवल ऑफ जैसे वो बॉडी फंक्शन कर रही है, उसको भी प्यास लगती है, उसको भी लगती है, उसके अंदर भी सेंसेशंस उठती है, उसके अंदर भी उठती है। इट इज नॉट सिमिलर एट अ फंडामेंटल लेवल, इट इज सेम। बायोलॉजिकली इट इज सेम, ये समझना पड़ेगा। तो फिर नाम देने से क्या होता है? अभी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और आने वाले कुछ सालों में आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि जब आप यहाँ पर बैठे हो, आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा मेरी ब्रेन से, और मेरी कॉन्शियसनेस को कनेक्ट कर दिया जाएगा आपकी ब्रेन से। इस पर रिसर्च चल रही है बहुत तेज़ी से, और ये बहुत जल्दी आने वाला है मार्केट में, कि आप यहीं बैठे बैठे किसी की भी ब्रेन से कनेक्ट हो सकते हो और वो एक्सपीरियंस कर सकते हो जो वो कर रहे हैं इस मोमेंट में। तो अब आप क्या कहोगे, मैं ये हूं या वो हूं? तो इस तरह से हम कभी नहीं सोचते हैं। तो अगर इस तरह से हम सोचने लग जाए तो होगा क्या कि हम ईगो के सच को देख लेंगे। जहां हमने उसके सच को देख लिया तो हमें समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में मैं कुछ नहीं करता हूं। जब मैं कुछ करता ही नहीं हूं तो मैं परेशान क्यों हो रहा हूं? सब कुछ अपने आप हो रहा है। और जब मैं कुछ नहीं करता हूं तो वो भी कुछ नहीं करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं उस पर पनिश नहीं करना है सामने वाले को, नहीं तो सोसाइटी में केओस हो जाएगा। तो सोसाइटी में ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पनिशमेंट और रिवॉर्ड जरूरी है, ताकि उस इंसान के अंदर डर हो लॉ एंड ऑर्डर का, जिससे कि वो काम ना करे। बट अगेन उसको कंट्रोल किससे किया जा रहा है? वो खुद नहीं कंट्रोल कर रहा है अपने आप को, डर से कंट्रोल किया जा रहा है। डर जो बाहर से इंपोज किया जा रहा है, जो सबके लिए अच्छा है, हो सकता है उसे एक के लिए अच्छा नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर इसको हम बारीकी से ऑब्जर्व कर लेते हैं और डीप डाउन जा करके देख लेते हैं कि ईगो से बड़ा जो मिथ है इस दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ रहता है या रहती है, सब इसको सच मानते हैं। मेरा नाम मतलब मैं। यहाँ पर क्या करना होता है कि हमें बहुत ही बारीकी से इसको ऑब्जर्व करना होता है कि जिसको भी मैं कह रहा हूँ वो एक्चुअल में क्या है। अगर हम उसको एज इट इज देखते हैं तो वो मैं हमें कहीं भी नजर नहीं आता है। तो जब मैं है ही नहीं तो मैं के जो भी एक्शंस हैं, उसके जो भी आउटकम्स हैं, हम उससे भी फ्री हो गए। हम मैं से फ्री हो गए, मैं के पास से, मैं के फ्यूचर से, सबसे फ्री हो गए। If somebody is free from
दिस नोशन ऑफ me as a separate identity which exists in isolation, which is always in fight with the universe, with the whole, with others, striving to get something for himself or herself, जहां पर हम बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो इस पूरे प्रेशर से फ्री हो जाता है या हो जाती है. फिर क्या बचा रह जाता है? बेसिक नीड्स बची रह जाती है. वो क्या है? रोटी कपड़ा मकान, बस खत्म. क्या ये रियलिटी को देखना मुश्किल लग रहा है या आसान है? मतलब अगर कोई इंसान एज इट इज देखना चाहे तो इसमें मुश्किल क्या है? कि फॉर एग्जांपल ये 2 मग्स पड़े हुए हैं हमारे सामने, एक का नाम हमने कुछ दे दिया, एक का नाम कुछ दे दिया. नाम देने से क्या होता है? दोनों मग है. क्या हम इस सच को नहीं देख सकते? अंदर का जो कंटेंट है वो भी सेम है. साइकोलॉजिकली वी आर ऑल सेम. कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ हैं. वही डिजायर और फियर के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं. क्रेविंग एंड एवर्जन, पेन एंड प्लेजर, बेसिक फिनोमेना तो सेम ही है ना. नहीं समझने की जरूरत है कि हम अकेले नहीं फंसे हुए इन सारी चीज़ों में, सब फंसे हुए हैं, सबका सेम ही हाल है. राइट. नंबर 1, सब फंसे हुए हैं, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी फंसी हुई है. और किस लेवल पे फंसी हुई है उसको भी देखना पड़ेगा. एट द लेवल ऑफ थॉट. एंड व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ थॉट? ईगो. थॉट विच इज प्रॉब्लमैटिक. 2 तरह के थॉट्स हो गए ना. एक थॉट एज अ प्रॉब्लम, एक थॉट एज अ सोल्यूशन. थॉट एज अ सोल्यूशन क्या है? साइंस, जो कि ऑब्जेक्टिव है. थॉट एज अ प्रॉब्लम क्या है? सब्जेक्टिव थॉट. Thought related to me as separate from you. That is the beginning of hatred. That is the beginning of conflict. Conflict, yeah. क्योंकि मैं और तू के बीच में तो लड़ाई रहेगी ही रहेगी. अगर दोनों में से कोई एक भी सच को देख लेता है तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो होने की पॉसिबिलिटी बाहर भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी. अंदर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट बचेगा ही नहीं, बट बाहर भी जो कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी कम हो जाएंगे, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो समझ पा रहा होगा कि जो सामने वाला इंसान है वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लेवल से हो रहा है. सब कुछ देख लिया ना अभी हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा. क्या देखा? बायोलॉजी को देख लिया, ईगो को देख लिया, और सोसाइटी जो इम्पोज करती है उसको भी देख लिया. मतलब बेसिकली एक तरफ क्या है? पेन एंड प्लेजर एट द लेवल ऑफ बायोलॉजी. माइंड के लेवल पर क्या है? माई डिजायर्स एंड माई फियर्स. सोसाइटी के लेवल पे क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जिसको मॉरलिटी बोलते हैं. और फिर सबका बैलेंस करना एक वही, और फिर इन तीनों को बैलेंस करना. क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि जहां पे प्लेजर मिलता है वहां से बीमारी मिलती है, जहां से पेन मिलता है वहां से हेल्थ मिलती है. मतलब दिस बॉडी बेसिकली इज मेंट फॉर फिजिकल एक्टिविटी. लेकिन फिजिकल एक्टिविटी मतलब क्या? पेन. लेजीनेस मतलब क्या? प्लेजर. इंडल्जेंस इन प्लेजर मीन्स अ डिजीज. मीठा खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, एक पॉइंट के बाद में जाकर के बीमारियां हो जाएंगी. जितना आप इंडल्ज हो जाओगे सेंसरी प्लेजर्स में, आप बीमारी की तरफ जा रहे हो. जितना अपनी बॉडी को पेन दोगे एक लिमिट में, वो भी एक्सट्रीम में नहीं, उतना ही बॉडी हेल्दी होती चली जाएगी. दैट इज गुड फॉर द बॉडी. तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना. तो हमारे डिजायर्स अगर इसके अकॉर्डिंग अलाइंड हो तो हम बच सकते हैं. वो भी एक हद तक हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. क्योंकि जहां भी ये आ जाता है ना इल्यूजन, आई एम इन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ माई हेल्थ, उस इंसान की जब हेल्थ चली जाती है तो उसके हाथ से सब कुछ ही छूट जाता है. क्योंकि उसको ये लगता है कि अरे मेरे साथ में तो सब कुछ ठीक था, ये क्या हो गया एकदम से. सेंस ऑफ कंट्रोल लूज हो गया उस टाइम, वो पूरा ही खत्म हो गया. तो अगर उसने पहले उस स्कोप को थोड़ा सा छोड़ दिया है तो बच जाता है. वो ओपन है, उसको पता है हाँ कोई भी बीमारी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है. आई एम मेंटली ओके विद ऑल ऑफ दैट. तो होगा तब की तब देखेंगे. मतलब मैं करते रहूं जो भी करना है, जो होगा उसके बाद होगा. राइट. जो होगा जब होगा तब देखेंगे ना. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाऊं आज, कि कल जो होना है सो होगा, अब क्या फर्क पड़ता है. नहीं. एट योर एंड, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर और टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि हमको पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में पेन को बियर करना पड़ेगा, प्लेजर्स को अवॉइड करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा. ये डिजायर हमारे अंदर होना चाहिए. ये नहीं कि एक सुपरफिशियल लेवल का डिजायर कि मुझे और पैसा चाहिए. अच्छा पैसे से क्या होगा? मैं पार्टी करूंगा. पार्टी से क्या होगा? प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाऊंगा. उससे क्या होगा? बीमार हो जाऊंगा. और फिर बीमार होकर के सारा पैसा जो भी मैंने कमाया वो हॉस्पिटल में जाकर के दे दूंगा और मैं मर जाऊंगा. जिम में आप जाकर के देखो कितने लोग मिलेंगे, हॉस्पिटल में देखो कितने मिलेंगे. जिम में बहुत कम लोग मिलेंगे, हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है. उसके पीछे जड़ क्या है? वो यही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. डिजायर ही गलत है. डिजायर क्या है? वो जो सबके डिजायर है. सबके डिजायर क्या है? गधों की रेस हो रही है, इसको हमको जीतना है.
मेडल मिलेगा, लेकिन उससे हेल्थ तो नहीं अच्छी होने वाली तेरी। तो डिजायर क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक इंसान के अंदर, अगर हम एक्चुअल में एक कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? अभी तक जो भी कुछ मैंने कहा अगर उसको सम अप करें तो डिजायर ऐसे होने चाहिए जिसमें सेंटर पॉइंट में होना चाहिए अपनी हेल्थ। हायरार्की और नीड्स पहले पूरी होनी चाहिए। पहले आपके बॉडीली नीड्स, आपकी हेल्थ, आपका सब कुछ पहले होगा, Right. उसके बाद बाकी हेल्थ में क्या क्या आ गया? डाइट आ गया, एक्सरसाइज आ गया, फिटनेस की नॉलेज आ गया, अपनी बॉडी को समझना आ गया, प्लेजर्स को अवॉइड करना आ गया, और पेन को सहना भी आ गया। तभी तो हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेगा, रेयर केसेस में मिलेगा। सबसे सेंटर में क्या आना चाहिए? हेल्थ। क्योंकि अगर मेरी ही हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, इसका उसका क्या ध्यान रखूंगा, क्या ध्यान रखूंगी? एक माँ जो खुद ही हेल्दी नहीं है वो अपने बच्चे का कैसे ध्यान रख लेगी? तो सबसे सेंटर में क्या आया? हेल्थ। फिर उसके बाद में आया वेल्थ, बिकॉज मनी इज एनर्जी, यू हैव टू सर्वाइव ना इन दिस वर्ल्ड। और अगर वो पैसा हमको मिल जाए कोई ऐसा काम करके जो काम करना हमको अच्छा भी लगता है, ताकि वो काम टॉर्चर ना हो, तो और बेटर हो गया। तो ऐसा रास्ता फिगर आउट करना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आया? अगर ये दोनों स्टेप्स को हमने अचीव कर लिया है तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, यानी खुद को समझना। वही एक सॉल्यूशन है ना साइकोलॉजिकल जो भी डिसऑर्डर्स है उससे फ्री होने का, और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि जब तक एक इंसान साइकोलॉजिकली ये समझेगा नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, क्या कॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, क्या सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है, ईगो क्या है, माइंड क्या है, थॉट क्या है, ये तो सब वो जानता नहीं है। या इसको इस तरीके से कहो कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में सब कुछ जानता है दुनिया के बारे में, और उसने सब कुछ पा लिया है, लेकिन अगर वो खुद के बारे में ही कुछ नहीं जानता है तो वो किस काम का है? तो ये है वो तीसरा लेवल। लेकिन लोगों के लिए क्या है? सबसे पहला लेवल क्या है? पैसा, पावर, नेम, फेम, एक्नॉलेजमेंट, रिकग्निशन, वैलिडेशन, फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। एज इफ कि उससे कुछ हो जाता है, क्या मिलता है? वैलिडेशन मिलता है। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर लोग जीते हैं, और ये सब चीज़ों की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि सबके सेंटर में ईगो बैठी हुई है। तो अगर हम बस इतना सा कर ले जितना अभी हमने डिस्कस किया है, और फिर हम खुद को समझने की शुरुआत कर देते हैं, खुद की एक एक लेयर्स को हटाते हैं और बारीकी से समझते चले जाते हैं, और फिर अगर हम उसके एंड तक जा पाते हैं और ये देख लेते हैं कि मैं एक्चुअल में हूँ ही नहीं, आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम द होल, आई एम द होल, आई एम द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होल, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से मिट चुका है। अब उस नदी में उस बुलबुले की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक नदी है तो अभी लोग कैसे जी रहे हैं? मैं ये बुलबुला हूं, तू वो है, मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। यही तो प्रॉब्लम है ना। अब मुझे बड़ा होना है, अरे कितना भी बड़ा हो जाए एंड में तो फट जाएगा। एंड सबका सेम है, बड़े बुलबुले का भी और छोटे का भी, और बड़ा और छोटा भी रिलेटिव है। बड़ा अपने से छोटे को देखेगा तो उसको बड़ा लगेगा, अपने से बड़े को देखेगा तो वो छोटा हो जाएगा। बट नदी के कंपैरिजन में देखा जाए तो सब छोटे हैं। तो अगर आप एक बार इस सच को देख लेते हो कि बुलबुला कहीं भी नहीं है, जिसको बुलबुला कह रहे हैं उसको जब आप छू के देखते हो तो वो पानी है, तो आप क्या हो जाते हो? वही जो आप एक्चुअल में हो। आप बन नहीं जाते हो पानी, आप पानी ही हो। बट आपको ये सच नजर आ जाता है कि मैं पानी हूं, तो अब आप क्या हो गए? अब आप नदी हो गए। यू आर दैट रिवर, द रिवर ऑफ कॉन्शियसनेस। ना यू आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। बट अब जो यहाँ पर चीज़ समझने वाली है वो ये है कि मैंने बोल तो दिया है कि जो आइडेंटिफिकेशन है विद अ बबल और अ वेव, ये जब मिट जाती है तब हम एक बहती हुई नदी के जैसे होते हैं। बट ये कैसे मिटे? क्योंकि सभी आइडेंटिफाइड है। अगर इंसान को एट अ फंडामेंटल लेवल देखा जाए तो वो बंदरों से अलग नहीं है। हमारा जो बिहेवियर है वो एक्वायर हुआ है थ्रू इमिटेशन। जैसे सब कर रहे होते हैं वैसे ही हम कर रहे होते हैं। प्लस इतने सालों से एक तरीके से हम सोचते आए हैं, तो ये अपने आप में एक अलग थॉट प्रोसेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेकिंग योर सेल्फ बेटर, मेकिंग योर ईगो बेटर। लोग इस रेस में लगे हुए हैं टू बिकम समथिंग, टू अचीव समथिंग। उनका कोई ना कोई आइडल होता है माइंड में, और वो बनने में लगे रहते हैं पूरी जिंदगी। और फिर अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, एक जो करना चाहिए, एक जो वो कर रहे हैं। what should be and what is, there is always a conflict। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये जो मैं है इसको हम क्वेश्चन करते हैं और डीपली समझ लेते हैं कि मैं एक्चुअल में क्या है,
इस मैं की सारी लेयर्स को एक एक करके हटा लेते हैं, तब देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन कैन बी फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट विद इन। बट ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मे बी इसको जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें टच करते हैं, दैट इज व्हाट इज ईगो। तो अब आप इस पर थोड़ा सा स्टडी करिए कि ईगो क्या है फ्रॉम द साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, फिर उसको हम नेक्स्ट सेशन में डीपली कवर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून।